बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और गुज़िश्ता रात जो आंधी आई उसमें सब महफूज रहे होंगे। मैं उस टाइम पर बाहर थी, कुछ काम घर से निकली हुई थी और इतनी शदीद आंधी थी कि जो लोग बाइक पे थे तो मैं तो बहुत दुआ करी थी कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अचानक से मौसम में ये तब्दीली आई, लेकिन क्योंकि माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस तब्दीली से गर्मी की शिद्दत में कमी नहीं वाक़ होगी, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा बारिश हो गई है, आंधी आई है, मौसम खुशगवार हो जाएगा। कंपैरेटिवली रात को थोड़ी देर मौसम बेहतर हुआ, लेकिन क्योंकि जून का महीना है तो गर्मी इस तरह से रहेगी। अच्छा जी, ऐसा हुआ कि कुछ इलाकों में लाइट बंद की गई, कुछ इलाकों में लाइट मुसलसल गई। लोड शेडिंग का दौरान यहाँ लंबा हो गया था क्योंकि आंधी बहुत तेज़ थी। तो लेस्को का सिस्टम भी इस तरह के मौसम में आपको पता है, अल्लाह ही खैर करे, इतना बहुत सीधा है तो फिर उसको भी संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ इलाकों में दरख्त गिरने के वाक़यात आए, कुछ इलाकों में छतें गिरने के वाक़यात जो हैं वो पेश आए। सो दुआ ये है कि इस तरह के मौसम में इस तरह का जब भी मौसम हो तो मैं तो गुजारिश करना चाहूँगी जो रोड यूज़र हैं साइडों पे होकर ना चले, जहाँ कहीं दरख्तों दरमियान में अगर आप गाड़ी अपनी बाइक चलाएंगे तो आप लोग महफूज रह सकते हैं। बाकी रात का जो मौसम था उसके बाद मौसम की शिद्दत में कुछ बेहतरी नहीं आई है। सो हमारे रिपोर्टर्स की तरफ चलते हैं। आमिर रजा खान साहब और वकास अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, रात का क्या एक्सपीरियंस रहा? अच्छा था, मतलब इतनी गर्मी के बाद, शदीद गर्मी के बाद जब आंधी आई, मैं घर पे था। मैं ऐसे ही कहूँ रोड पे होता तो शायद मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता, जैसे आप हमें अभी बता भी रही थी। मैं घर पे था और आंधी आई तो फिर सबसे पहले वो जो कैसर खोकर साहब की मिथ है कि जी कपड़े ला लो, हाँ, और खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लो, कहना हम कहाँ इंजॉय करते हैं। तो वो मामला वैसे ही होता है, लेकिन वो ये है कि हमने वैसे इसको बहुत इंजॉय किया। लाइट चली गई उसको भी इंजॉय किया। और नहीं, यूपीएस होता है। फिर आप बारिश जब हुई और बड़ी तेज़ बारिश थी, हमारे मरज़ार में तो तेज़ बारिश थी, शदीद बारिश जिसको बोलते हैं, और साथ में बादल का गर्जना। फिर जब बारिश बिल्कुल थम गई तो हमने कुर्सियाँ ली और बाहर कार पोर्च में बैठ गए, आइसक्रीम एंजॉय की, इस तरह की वो बातें करते रहे। जब लाइट हालांकि यूपीएस था वो चल रहे थे, लेकिन हम ज़रा बाहर बैठ के उसको एंजॉय करना चाह रहे थे मौसम को। तो इस गर्मी में आपको अगर ठंडी हवा मिले और कभी कभी कोई ना कोई पानी की बूंद जो है वो आपको पड़े तो आप उसको एंजॉय करते, फैमिली आपके साथ हो और आप उसके साथ गपशप लगा रहे हो मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, मेरा ख्याल है वो बड़ा अच्छा। एक पहलू इस तरह का ये होता है जो हादसात होते हैं। वकास, आपके पास तो रेस्क्यू से रिपोर्ट भी आई होगी गुज़िश्ता रात, अगर कोई हादसात हुए हैं, बड़ा अफसोसनाक होता है। अच्छा, इसमें रीज़न ये होती है ना कि एक तो ये प्री डिसाइडेड तो ये होता नहीं है, कुदरती तो रूटीन की लाइफ में लोग जा रहे थे। फिर 7-8 बजे का टाइम था तो मोस्टली पी कार्स होते हैं ट्रैफिक के, कुछ लोग ऑफिस से वापस जा रहे होते हैं, कुछ जो पहले 3-4 बजे ऑफिस जा चुके होते हैं वो बाहर निकल होते हैं फैमिलीज बच्चों के साथ। तो ट्रैफिक लोड भी होता है। कैनाल रोड पे अगर कोई दरख्त गिर गया है, जहाँ पे ज़्यादा दरख्त है, माल रोड पे, या अक्सर कैसा हो जाता है, ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है। फिर कोई हादसा, शेड गिरा कहीं पे, पोल के साथ बिल बोर्ड वगैरह लगे हुए थे, वो गिरा मॉडल टाउन लिंक रोड पे, उससे 3-4 लोग ज़ख्मी हुए। तो इसमें तो एहतियात किया जा सकती है, एहतियात की जा सके जितनी हो सके, कि जब इस तरह की सूरत हाल बने तो लोगों को खुद ही चाहिए कि वो किसी ऐसी जगह पे ख़ुद को बैठें या खड़े हों जहाँ पर इर्द गिर्द से कोई बिल्डिंग जो खस्ता हाल नज़र आ रही हो, या कोई बहुत पुराना या लंबा दरख्त हो जिसे गिरने का खदशा हो, उससे ज़रा साइड पे रहें, ख़ुद को महफूज किया जा सकता है। क्योंकि अगर इसमें कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया तो ये यहाँ पे तो मेरा ख्याल है उनको दोष देना एट द टाइम। अच्छा, मैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ जाने, लेकिन रिक्वेस्ट होगी इंतजामिया से, क्योंकि अब आगे मानसून आने वाला है। तो वकास, आपको भी पता है जिस तरह से हादसा होते हैं, तो हमेशा कहा जाता है जो पुरानी इमारत हैं, खासतौर पे अंदरून शहर में, आमिर भाई कोई प्रॉपर पॉलिसी उस हवाले से हमें कभी नजर नहीं होगी भी नहीं। आपने वॉल सिटी अथॉरिटी बना दी और उसके बाद आप सिर्फ एक करते हैं, कॉरपोरेशन ने कोई आज से 50 साल पहले एक वो रेड कलर के वो पम्फलर छापे थे कि आपकी इमारत खस्ता हाल हो चुकी है, आप यहाँ से निकल जाए। ये है वो, हम भी जब अंदरून शहर रहते तो आता होता था इस तरह का ना, हमारी जो हवेली थी वहाँ पे आता था, वहाँ वो आता है, वो लोग उसको देखते हैं और रख देते हैं, क्योंकि वो उनकी रूटीन बन गई कि 50 साल में ये आना ही आना है। सही पॉलिसी कोई नहीं है कि आप लोगों से ये कह रहे हैं कि आप अपना घर छोड़े चले जाए कहाँ। अब जो अंदरून शहर में इस वक्त लोग रहते हैं और आपके पुराने मकान है और आपकी हेरिटेज है वो, जिसको आपको महफूज बनाना है, आपने क्या उसके इकदाम किए? क्या आपने लोगों को कहा कि भाई फंड्स हमारे, मकान आपका,
हम इसकी इस तरह से करेंगे कि इसकी पुरानी शक्ल सूरत भी बरकरार रहे और आप उसमें रहायश पजीर भी रहें और आपको ख़तरा भी ना हो। क्या है, आपका कितना पैसा लग जाएगा, लेकिन आपकी वो जो हेरिटेज अंदरून शहर की है वो बच जाएगी। और खस्ता हाल इमारतों के तो ये है कि अब तो नई इमारतें भी जो हैं वो भी खस्ता हाल ही हैं। मैं तो ये समझता हूँ जिस तरह से ठेकेदारी पे काम हो रहा है और ख़ासकर सरकारी, ये आप बात कर रहे थे ना, तो आप जब आंधी हो तो ना दरख्त के नीचे खड़े हो भाई, बहुत ख़तरनाक है। बिजली गिर सकती के है, पोल्स के नीचे भी ना हो, वो ज़्यादा खतरनाक है। बिजली गिर सकती है। फिर इसके अलावा दीवारों के साथ लगे बिल बोर्ड जो लगे हैं सर, बिल बोर्ड जो हैं वो भी ख़तरनाक हैं। तो एक ही जगह बचती है और वो जगह जो है वो फिल होती है अल्हम्दुलिल्लाह, उसी वजह से सारी ट्रैफिक जैम होती है और वो है अंडरपास। अंडरपास के नीचे भी आपको घर से निकलना पड़ेगा ना, आपको रोड पे आना पड़ेगा। वो जो लोग हैं वो पनाह लिए होते हैं। तो इंतज़ामिया का ये फ़र्ज़ है कि एक तो जो पुराने और खस्ता जो दरख्त हैं जो सूख चुके हैं उनको उखाड़ दें और उनकी जगह नए दरख्त लगा दें, नए पौधे लगा दें, कोई इसमें हर्ज नहीं है। जो इमारतें हैं उनकी तज़ीन व मरम्मत के लिए जो गरीब लोग हैं उनको कुछ फंड्स दें ताकि वो अपनी तज़ीन व मरम्मत खुद करा लें, या आप खुद करवा दें, उनको गवर्नमेंट करवा दें, हमें इस पर कोई नहीं है, लेकिन ये अंदरून शहर में है। और दूसरा, जो सरकारी इमारतें अब बन रही हैं खुदारा, वो ख़राब ईंटों से बन रही हैं और ख़राब सरिये से बन रही हैं और ख़राब बजरी से और ख़राब सीमेंट से बन रही हैं। इस पर कोई चेक होना चाहिए। ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए कि जिस ठेकेदार ने कहा कि 3 लाख वाली बिल्डिंग में आपको 300 रुपये में बना दूंगा, तो बस आप उसको ठेका दे देंगे, ये 300 रुपये में बना दो भाई, ये नहीं हो सकता। चलें जी, आज की टॉप स्टोरीज की तरफ आते हैं। 22 अरब की रिकवरी के लिए तमाम सर्कल्स में तहसीलदार तैनात, लेस्को इंतजामिया का रिकवरी के लिए अनोखा फैसला। गौहर इजाज का मरीजों के लिए बड़ा तोहफा क्या है वो भी आपको बताएंगे। लाहौर की रिवैम्पिंग प्रोग्राम के लिए 71 अरब 66 करोड़ रुपए मंजूर। और चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। वेलकम बैक। ये अनोखी मंतक और अनोखा फैसला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब लेस्को अब नए नए तरीके ढूंढ रहा है। 22 अरब की रिकवरी, तमाम सर्कल्स में तहसीलदार तैनात। वकास, ज़रा इस पर रोशनी डाले, क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, ये परेशान होने की हमें आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये जो इस ऑपरेशन के लिए अखराजात आने हैं वो भी हमसे इन्होंने वसूल करने हैं और इसकी आउटकम कुछ नहीं होनी। इसमें लिखा हुआ है कि उनकी जायदाद जो है ना वो कर ली जाएंगी और नीलाम कर दी जाएंगी। आपको लगता है ऐसा होगा? ना तो आप पे कोई रूल्स है, रेगुलेशंस हैं। जिसकी भी आप जायदादें करेंगे, किसी गरीब को तो आप डरा धमका लेंगे, ज़बरदस्ती कब्जा भी कर लेंगे, बेच भी देंगे। जो बड़ी मगरमच्छ होंगे या मछलियाँ इस शहर की बिजली चोरी में मुलव्वस हैं, उन्होंने आपको अदालतों में वो घसीटना है और आपके अमले को साथ मुलव्वस करके कि आपको लग पते जाने हैं। तो ये सिर्फ एक्सरसाइज है कि जी आवाम को बताने के लिए कि जी हम बहुत कुछ कर रहे हैं। भाई जब आपने काम करना है ना, तो जैसे आपने 34 अरब रुपया ओवर चार्जिंग पे लोगों की जेबों से निकाला था ना, वैसे आपको नहीं पता ऐसे निकाल लें। आपको पता है आपके लोग मुलव्वस हैं, मीटर रीडर से लेके एक्सचेंज से लेके जो पैसे लेके लोगों के कनेक्शन रिस्टोर करते हैं, तो वो जो आपको पे कर रहा है वो इसलिए पे कर रहा है कि आप उनके आगे बिजली काट देंगे। तो ये एक एक्सरसाइज इस सेंस में अच्छी है कि टेबल पे वो बैठ जाएंगे, देखें सर हमने इतना बड़ा प्लान चाकआउट कर लिया है, तो ये देखें एक जायदाद नीलाम करके मुझे बता दें कि यार ये हमने कर लिया है। ये तो नहीं होगा। हाँ, इसके लिए तब होगा अगर रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएं, इंस्टेंटली उस पर फैसले हों विद इन डेज, उसके बाद फैसला फाइनल हो जाए कि भाईजान ये हमने प्रॉपर्टी सेल आउट करके रिकवरी करनी है। एक बार एक कोर्ट में चले गए तो फिर तो वो लटक गए। तो एक जिस बंदे की 2 अरब की बिजनेस है, उसको अगर आप 4 कनाल नीलाम करेंगे तो वो करने देगा आपको। वो तो अदालतों में ऑलरेडी उनकी लीगल टीम बैठी हुई है। तो वो हाल तो वही यही है कि पहले अपने गिरेमार में झांकें, ये खुद को ठीक करें, तो ये पैसे भी रिकवर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे वो एक तरफ से इनकी पकड़ हुई है तो इन्होंने कोई एक और रास्ता निकाल लिया। हमें भाई रास्ता नहीं निकाला, ये एफआईए से बचने का एक तरीका है। मैं वही कह रही हूँ ना, उन्होंने एक और रास्ता निकाल लिया। उन्होंने देखा है और बड़ी जांच पड़ताल के बाद लेस्को ने ये फैसला किया कि यार कोई हमसे भी तो करप्ट होएगा। तो वो हमारा तहसीलदारी और पटवारी निज़ाम है जो लेस्को से भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा करप्ट है, और बल्कि इस माशरे में सबसे ज़्यादा करप्ट वही है।
और उनको उन्होंने कहा कि इनका भी हिस्सा रखो। मुश्किल से कोई होगा जो इनसे मुतासर नहीं हुआ होगा। हाँ, इनका भी हिस्सा रखो। अब तहसीलदार क्या करेगा? वो पटवारी के जरिए करेगा। और पटवारी क्या करेगा? वो जाएगा, बुलाएगा और कहेगा जनाब ये कर लें। मैंने आपको पहली दफ़ा भी पिछली मरतबा एक वाक़या सुनाया था कि जनरल जुल्फ़कार बने थे चेयरमैन वापडा, नवाज शरीफ का दौर था, तो उन्होंने जो मीटर रीडर्स के उनके साथ फ़ौज लगा दी थी ताकि बिजली चोरी रोकी जा सके। तो वो एक दिन वो हमारे मोहल्ले के दूध दही वाला था, वो मेरे वाला साहब के पास आया, कहता बहू जी रेट बढ़ गया। किस चीज़ का? उन्होंने कहा जी बिजली चोरी था। वो कैसे? कहते जी अब वो आते हैं, फौजी को दूर खड़ा करते हैं और आ कहते जनाब पहले तो सिर्फ अपना हिस्सा लेंगे, हूँ फौजी भी आ गया था भी हिस्सा दे। ये मैं आपको रियल ऐसे ही है। अब ये होगा क्या? अब ये तहसीलदार जो कि पहले ही बहुत करप्ट होते हैं, ये इसमें कोई अगर किसी को शक है तो किसी पटवार खाने से मुझे कोई एक फ़र्द निकलवा के पैसों के बगैर, जितना मर्जी बड़ा अफसर होए, वो एक तो मजाक बना हुआ है, वैसे मजाक ही होगा मेरा ख्याल है। कहते हैं कि जनरल अयूब खान की माँ ने कहा था कि तू अगर सदर नाल अगर पटवारी लग जाता ना तो घर की फर्द जल्दी निकला। वो उनको कोई प्रॉब्लम था, तो मैंने बताया ये एक लतीफ़ा सही है, लेकिन ये पटवारी, पटवार खाने, ये तहसीलदारी निज़ाम, ये सारा सिस्टम ये बहुत पुख्ता वे है, अंग्रेज़ ने हाँ। हमें दिया था हमें मज़ीद करप्ट करने के लिए। और अब ये लेस्को ने ये ढूंढ लिया है, तो उन्होंने कहा FIA से जान छुड़ाओ, तहसीलदारी सिस्टम की तरफ जाओ। बात सही कह रहा है, तो जी जदादे कुर्क हो जाएंगी जी, ये गिदर बपकी है गीदरों की। अगर ये दादे कुर्क नहीं है तो फिर आपकी क्यों ना होए भाई, जो इतनी बड़ी चोरी करवा रहे हैं, आपकी क्यों ना होए कि आप जो ओवर बिलिंग करके 34 अरब रुपया लोगों की जेबों से निकाल के लेके आपकी जदादें बेचकर उन लोगों को पैसे वापस क्यों ना किए जाए। तो ये बताएं, ये ना तो ये इम्प्लीमेंटेशन होनी है इस पर, ये ऐसे गिदर बपकी। और दूसरी बात, आपको पता है कि सबसे बड़े डिफॉल्टर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। करें ना ये जायब घर पे कब्जा, ये जो आपकी असम्बली है इस पर कब्जा, कुर्क करें ना इनको। पुलिस स्टेशन करें कब्जा और उनको कुर्क कर दें। आप आज निकालें, इनसे पूछें कि आपके ये इन अदारों ने कितने पैसे देने हैं, आपके कारपोरेशन ने, LDA ने कितने पैसे देने हैं, तो अरबों रुपए में होंगे। बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। इनके कनेक्शन काटे नहीं तो क्या जाते हैं, आम लोगों के काटे जाते, और इनके कनेक्शन काटे भी नहीं जाते, और इनको बिजली फराहम की जाती है 24 घंटे, और उसका बिल भी हमसे लिया जाता ऐसे ही है बिल्कुल। और हमें ये कहा जाता है कि जी आपके इलाके में क्योंकि 2-1 लोग जो हैं बिजली चोरी करते हैं, जो कि आपकी मिलीभगत से करते हैं, हम जो हैं इस पर आपके पूरे इलाके की 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लोड शेडिंग करेंगे। कल की आपकी खबर थी कि इजाफी बिजली होने के बावजूद लोड शेडिंग की बार शायद से साहब ये कह रहे हैं लेस्को के पास बिजली अच्छी खासी, मैं यही रोता था कि भाई ये आपके पास बिजली इजाफी है, लेकिन आप सिर्फ सजा देना चाहते हैं लोगों को, इसलिए आप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये मंतक समझ नहीं आती कि बिजली मौजूद भी है लेकिन आपकी तरफ से लोड शेडिंग हो रही है, फिर उसको लोड शेडिंग भी नहीं कहा जा रहा क्योंकि वो शेड्यूल नहीं है, ऐलान नहीं किया गया, तो फिर ये मंतक समझ से बाहर है। रीज़न ये बताई जाती है हाई लॉसेस वाले जो इलाके हैं वहाँ पर बिजली, तो मतलब उनका बार बार हम यही कहते हैं क्या कसूर है कि जिन लोगों ने बिजली चोरी नहीं किया फिर आप मजबूर कर रहे हैं कि आप भी बिजली चोरी कर लें, क्या करें अवाम। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और आज की मेरे ख्याल से लीड स्टोरी है तो इसको बड़ी खबर ही कहते हैं जी। शेख एजाज ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर का दौरा किया गया, मरीजों की इयादत की, बेहतरीन कारकर्दगी पर अमले को इनामात दिए, और ये तो रूटीन है गौहर एजाज साहब की। लेकिन बड़ी खबर क्या है जी, जिन्ना अस्पताल में कॉरिना ट्रांसप्लांट होगा और मोहसिन नकवी के साथ मिलकर काम करेंगे गौहर एजाज साहब का ये कहना था। आमिर भाई क्या होने जा रहा है जिन्ना हॉस्पिटल में? देखिए जिन्ना हॉस्पिटल में पहली बात तो ये है कि गौहर एजाज का बहुत बड़ा काम वो नजर आता है हमें, शेख एजाज डायलिसिस सेंटर हम दिखाते रहते हैं। अच्छा, दूसरा वहाँ पे उस कारनामा उनका ये है, बनाना तो कोई काम नहीं था, उसको चलाना बड़ा काम था। उसमें आप प्रेसिडेंट से लेके अमेरिका के प्रेसिडेंट तक भी चले जाएं, सिफारिश नहीं है। अच्छा ये अजीब है, खुद गौहर एजाज साहब की सिफारिश नहीं है। आपका जो डायलिसिस का टाइम है उस पर आपके कोई बारी ले नहीं सकता वहाँ। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त यूरोपियन माहौल है और यूरोपियन काम है, जिससे मैं बहुत राजी होता हूँ कि जब आप बारी में आए, बारी पे अपने आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि आप किसी को बाईपास करके किसी और मरीज की जगह पे लेंगे तो वो नहीं होगा। अब ये जो होने जा रहा है वो है 7 नए ऑपरेशन थिएटर्स बनने जा रहे हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट होंगे। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर है तो वो सर्जिकल टावर का है, न्यू हॉस्पिटल जी बिल्कुल। उससे बेहतर आपको शायद यूरोप में मिले, अमेरिका में मिले, पाकिस्तान में नहीं मिलने वाला। उसके बाद ये अब बनने जा रहा है, ये भी एक सरकारी हॉस्पिटल है।
लेकिन इसमें मुखैर हजरात जो हैं, जो फ्रेंड्स ऑफ जिन्ना हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शामिल हैं और लोग भी शामिल हैं जो मुखैर हैं, सब मिलकर ये काम करने लगे हैं। कार्निया ट्रांसप्लांट ये अंधेपन का इलाज है। कार्निया जो हैं वो आते हैं श्रीलंका से, और ये बड़े अफसोस की बात है, सच्ची बात है। मेरे समेत हम सब जो मेरे देखने वाले भी हैं, हमें अपने कार्नियाज और अपनी ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट करने चाहिए, लिख कर देना चाहिए। वैसे मैं अपनी मिसेस के साथ इस पर मशवरा कर चुका हूँ, वो कि उसकी ज़रा हेजिटेशन है इस पर। मैं उसको अब मना लूँगा कि मैंने लिख कर देना है कि मैं अपने जितने मेरे ऑर्गन्स काम आ सकते हैं, सारी ज़िंदगी मैं तो उनसे कोई अच्छे काम नहीं ले सका। हाँ, तो अगर कोई और ले सकता है तो चलो ले ले। हाँ, जिसको दिल लगेगा वो ज़रूर ज़रा दिल लगी किया करेगा। अदरवाइज़ ये है कि जितने आपके ऑर्गन्स हैं ये मिट्टी में गल जाने हैं, सड़ जाने हैं। श्रीलंका जो कि बुद्धिस्ट का देश है, बुद्ध मत के लोग हैं वहाँ पे, वहाँ पूरी दुनिया से आंखें डोनेट की जाती हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरे श्रीलंकन को आंख लगेगी। हम अगर देंगे तो यहाँ पाकिस्तानी क्यों लगेगी ना, हमने कौन सा बाहर भेज देनी है। जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके पास, PKLI है और उसके बाद आप जिन्ना हॉस्पिटल में इसमें गुर्दा ट्रांसप्लांट का भी बन रहा है ऑपरेशन थिएटर। तो मैं ये समझता हूँ एक तरफ तो ये मुहैर हज़रात हैं, गोहर एजाज है, मोहसिन नकवी है और लोग भी होंगे, दूसरी तरफ हम आम लोग हैं। हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या नेकी कमा सकते हैं, वो ये है कि हम अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें। दूसरा सबसे बड़ी जिम्मेदारी उलमा इकराम की है, वो इस पर सामने आएँ, आगे आएँ। अगर ये उलमा इकराम जो हैं अगर वो इर्द गिर्द के फतवे दे सकते हैं, हाथ कहाँ बांधने हैं, यहाँ बांधने हैं, ऊपर बांधने हैं, छोड़ने हैं, रखने हैं, चलने हैं, ये फतवे दें कि आपने इंसानियत के लिए मदद क्या फ़राहम करनी है। आपने एक इंसान की किस तरह से, जो देख नहीं पाता है, अगर उसको मेरी आंख का कार्निया लग जाए और वो देखना शुरू हो जाए, तो आप मुझे बताएं इससे बड़ा कार स्वाब क्या होएगा और उससे बड़ा सदका जारिया क्या होएगा। इससे बड़ा सदका जारिया कोई नहीं है कि एक मुसलमान अपने लिए जो पसंद करता है वो दूसरे मुसलमान के लिए भी करे। यानी मैं अगर देख पाता हूँ तो जो नहीं देख पाते हैं, जो नाबीना हैं, जिनको नज़र नहीं आता है, उनको हम अपनी आंख डोनेट करें। सबसे बड़ा काम उलमा इकराम का है, चाहे वो किसी मकतबा फ़िक्र के हैं, अपने नीचे जितनी मसाजिद हैं उनके जो उन्हें मानते हैं उनको भी हिदायत करें। हर जुमे की नमाज में लोगों को इस पर गाइड करें। डॉक्टर सामने आएँ, डॉक्टर्स बताएं कि भाई आपकी इस बॉडी ने मिट्टी में मिल जाना है और अगर आपके किसी काम आ सकती है कोई चीज़ किसी की, और आगे तो ह्यूमंस की बहुत बड़ी एक खेप होने जा रही है। आपका चेहरा उतार के भी चेहरे को लग सकता है, ये नई टेक्नोलॉजी भी आ गई, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी हमें इससे इब्तदा करनी चाहिए। अगर ये कार्निया सेंटर बन रहा है जिसमें कार्निया ट्रांसप्लांट होगा तो सबको आगे आना चाहिए और आके अपनी आँखें, अपना जो आपका ऑर्गन है वो डोनेट हो सकता है उसको करना चाहिए। 4 जदीद ऑपरेशन थिएटर बन रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद के ऑपरेशन होंगे। 3 में जदीद किडनी ट्रांसप्लांट होगा। 100 करोड़ रुपये लागत आएगी। ये वक्त की अशद ज़रूरत है। अगर यही काम ये जो मुखैर हज़रात जिन्ना में कर रहे हैं आपके सर्विसेज में हो जाए, आपके मियो हॉस्पिटल में हो जाए और जनरल हॉस्पिटल में, 4-5 इन 4-5 हॉस्पिटल्स में अगर ये बुनियादी काम थोड़ी सी तवज्जो हुकूमत की चाहिए होगी, वकास कितनी बेहतरी आ जाएगी। अच्छा ना, बिल्कुल सही है। इस शहर में नहीं बल्कि इस मुल्क में बहुत सारा जो फलाही काम है ना वो कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि टोटली मुखैर हज़रात और कुछ जो साहिब माल लोग हैं वो डोनेशन के साथ करते हैं और बड़े लोगों का इलाज भी हो रहा है। गोहर साहब की खूबसूरती आप कह लें या ख़ासियत ये कह लें कि उन्होंने अपना अलहदा से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तामीर किया, उन्होंने उस हॉस्पिटल को चुना। स्टेट जो कि उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, उस रियासत की प्रॉपर्टी थी, लोगों की मलकियत थी, वहाँ पे उन्होंने अपना एक सेंटर बनाया। और जैसे अमर भाई ने बात की थी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे जो फलाही मराकज़ हैं वो बन जाते हैं लेकिन वो प्रोलॉन्ग चल नहीं सकते। मैनेजमेंट इश्यूज़ आ जाते हैं, डोनेशन इश्यूज़ आ जाते हैं, फिर जिस तरह से आप स्टार्ट लेते हैं उस तरह से वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन पिछले चंद सालों से तो आप सारे लोग बताते खुद देख रहे हैं ना, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए थे एट द फर्स्ट डे उससे बेहतर ही होते जा रहे हैं। सही। और उसमें और भी अच्छी बात यह है कि उनके इस सफ़र में और लोग भी शामिल होते जा रहे हैं। उन्होंने वो अपना जो सफ़र था वो दोस्तों से स्टार्ट किया,
अब कुछ नाम हमारे सामने भी हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो हमें नहीं पता, जो उनके साथ कोऑपरेट कर रहे होंगे। तो जो आपने सजेशन दी है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक आम शख्स जो है जब वो इलाज के बारे में सोचता है तो उसकी डेफिनेटली जो माली तौर पर लोग ज़रा कमज़ोर हैं तो उनकी पहली कोशिश होती है कि वो सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे इलाज कंपैरेटिवली जो है वो चीप होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जहाँ पर लोग A to Z नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके हर चीज़ नए से बनाना चाहते हैं, तो वो गवर्नमेंट के साथ मॉडल आपके पास मौजूद है जिन्ना अस्पताल में गौहर जाज वालों साहब का। तो जो कमियां कुताहियाँ बाकी हमारे हॉस्पिटल्स में हैं, स्पेस भी है, स्टाफ भी ऑलरेडी मौजूद है, एक्सपर्टीज़ भी है, जिस चीज़ की फंडिंग है तो डेफिनेटली हमारे पास पैसों की कमी होती है और फिर कुछ तवज्जो की ज़रूरत होती है, और फिर वो नेक नियति अगर आ जाए तो आपके सारे तो काम हो आपने सिर्फ लीड करना, टीम आपके पास मौजूद होती है। तो इस तरह से मेरा ख्याल अगर सारे हॉस्पिटल्स को जो मुखैर हजरात चैरिटीज़ करते हैं, वो उस चैरिटीज़ का अगर एक हिस्सा भी निकाल के, अपनी चैरिटीज़ का 10% भी निकाल के हॉस्पिटल को डोनेट शुरू कर, इसमें एक है, इस दौर में चैरिटी जो है वो करने और डोनेशन करने में आपको ज़्यादा समझ बूझ और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। आप लोगों को कैश इन हैंड में या खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि जो ज़रूरत है, जहाँ पर ज़्यादा लोग किसी चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, हमें उस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, फूड भी लोग कर रहे होते हैं, चाहे हॉस्पिटल्स में लंगर खाने भी चल रहे होते हैं, बहुत सारे वैसे भी चल रहे होते हैं। तो अगर इसमें गवर्नमेंट जो है वो फर्स्ट अगर आगे आए थोड़ा सा, तो गवर्नमेंट इस तरह से कोई प्लान बना ले कि ये हमारी ज़रूरियात है, ये सेंटर एक आप हमारे साथ कोऑपरेट कर लें। आप फ्रेंड्स किसी भी, जैसे फ्रेंड्स ऑफ PIC भी बना हुआ है, बिल्कुल इसी सर्विसेज में भी कर सकते हैं, मियाँ हॉस्पिटल में, और बाकी छोटे जो हॉस्पिटल है, मियाँ मुंशी हॉस्पिटल है, नवाज शरीफ हॉस्पिटल है, फिर कोट ख्वाजा सैयद हॉस्पिटल है, तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं और सराउंडिंग में भी, वहाँ पर भी अगर जो लोकल डोनर्स हैं गवर्नमेंट उनके साथ कोलैबोरेट कर ले तो एक तो चले, एक उनकी ऑनर भी हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के या अपने बड़ों के नाम पर उनका नाम देखना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कुछ इस तरह से इनिशिएटिव भी दे सकती है। थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ी सी नेक नियति की जरूरत है, बाकी कोई काम नहीं। अगर गौहर इजाज साहब कर सकते हैं तो जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो तो सभी कुछ कर सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। वज़ीर आला ने प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को टारगेट सौंप दिया है। लाहौर की रीवैम्पिंग प्रोग्राम के लिए 71 अरब 66 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो ये रीवैम्पिंग में क्या क्या कुछ हो रहा है, और ये DC साहिबा को टास्क दिया गया है। वकास क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है वही होगा, सड़कों की जो टूट फूट है वो मरम्मत करनी है, लाइट्स है, जो पिछले दिनों मास्टर प्लान डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक वही है। बहुत अच्छी बात है, चलें कुछ तो आवाम को मिलना चाहिए। ये जितना तसल्ली से और ठंडा आप जवाब दे रहे हैं, ये मुझे लगता है कि उतना आसान काम है नहीं। इतना आसान काम है भी नहीं है, इतना आसान काम भी नहीं है। फिर अगर हम माजी की उनकी परफॉर्मेंस देखें तो उसके बिना पर हम कह सकते हैं ना कि ये होगा वही, जहाँ से साहब ने गुजरना होता है वहाँ पर हाई अलर्ट होते कर दिया जाता है, जगहों पर काम हो जाएगा, और जहाँ से गुजरना होता है लेट्स सपोज 3 4 5 स्पॉट कर लेंगे और वहाँ मरियम साहबा को वहाँ का विजिट भी करवा देंगे और काम और उसके बाद ये। लेकिन हमने पिछले प्रोग्राम में भी शायद किसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था, तब भी मैंने ये बात कही थी कि अगर हम आप एक बड़े प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए अगर माल रोड का या किसी पोश एरिया का इंतखाब करते हैं ना, तो आप वही एनर्जीज एक पसमानदा जो शहर का एरिया ना वहाँ पे कर लें। एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो उस एरिया में जा रहे हैं ना, तो ये अच्छे से स्टार्ट करते हैं, और जब थोड़ा सा नीचे आम पब्लिक तक जहाँ पे प्रोजेक्ट जाते हैं ना, तब तक इनकी एनर्जीज वो स्पिरिट और गवर्नमेंट को और प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं और इंटेंशन भी उनकी ख़त्म हो चुकी होती हैं। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अब ये DC साहिबा मुझे तो नहीं लगता कि इनके पास इतने वसाइल और इतने एक्सपर्टीज़ हैं, तो इसका मतलब है फिर ये आउटसोर्स करेंगे सारी चीज़ें। चलिए अगर आउटसोर्स भी कर लेते हैं तो क्या ये इम्प्लीमेंट होगा जो मास्टर प्लान इन्होंने बनाया हुआ है? क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या है इनके मास्टर प्लान में। होना तो ये चाहिए था कि जो लाहौर के इश्यूज़ हैं, जैसे इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं, स्मोक, अगर सर्दी में स्मोक आने वाली है,
सफाई सुथराई के साथ इस शहर को बना देते कि चलें कुछ ना कुछ तो आउटर जो लुक है हमारे शहर की वो भी बेहतर हो सके। तो लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि चलें कुछ ना कुछ तो हुकूमत से ने आवाम के लिए निकाला। चले मैं नहीं, आमिर साहब नहीं है, शायद आपको कुछ इस प्रोजेक्ट से मिल जाए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। खबर के मुताबिक कहा गया है निकासियाब के प्रोग्राम, सड़कें पुख्ता होंगी, स्ट्रीट लाइट होंगी और कब्रिस्तानों में काम किया जाएगा। आगे मानसून की आमद आमिद भाई, तब तक हो जाएगा काम? हो जाएगा जी, ज़रूर होगा, क्योंकि अगर पैसे मुख्तस हो गए हैं और इसमें स्कीमें भी उन्होंने ले ली हैं 668। लेकिन थोड़ा सा वाज़े कर दे कि कुछ चंद जगहों पर होगा विकास। नहीं, गलत कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, लाहौर के जो पसमानदा जोन्स हैं उनको पहले नंबर पर रखा गया। मैं आपको बता देता हूँ, इकबाल टाउन सबसे ज़्यादा पैसे वहाँ पे लगेंगे, 18 अरब 51 करोड़ रुपया लगना है। और उसमें कौन कौन से इलाके आपका, मुल्तान रोड, सब्ज़ाजार, मरगज़ार, ये सारा मसला हल होने जा रहा है, चुबुर्जी, ये सारा किस में आता है जी? इकबाल टाउन में आता है। उसके बाद आ जाए निश्तर टाउन, ये आपका फिरोजपुर रोड से आगे जहाँ पे हन्नाबाद है, बाकी बस्तियाँ हैं, इलाके हैं, वहाँ पे छोटे इलाके हैं, वहाँ पे 12 अरब रुपया रखा गया। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा, और दूसरी ये जो कह रहे थे बात के पता नहीं एक्सपायरी डीसी ने सिर्फ निगरानी करनी है। ये स्कीमें जितनी हैं ये MPA MN ने देनी है। ये 668 स्कीमें जो हैं उन्होंने अपने अपने इलाके की बना के देनी है, वो बना कर देंगे और वो उसका पैसा जारी होगा। DC उसकी निगरानी करेगी कि इस पर काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए जी, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा मैकेनिज्म बन रहा है। इसके साथ साथ जो ग्रीनरी की बात की उन्होंने भी वहाँ पास की बात की, यकीन कर लिया मुझे थोड़ी सी बात। नहीं, मैं तो भाई यकीन वाला बंदा हूँ। मरियम नवाज है तो मैं उस पर हत्तुल इम्कान यकीन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, बस आपका दूसरा जो है, अगर ये करें, ये पास से साथ साथ ये गंदे नालों के साथ साथ भी अगर वो लगा दें, दरख्त लगा दें, तो बहुत बड़ा आलूदगी का मसला भी हल हो सकता है। इसको भी इसी में शामिल करें। आई होप आपका यकीन जो है वो कारआमद रहेगा और अच्छी सूरत में सामने आएगा। बाकी ना भी यकीन करें तो आपने तो मानना ही मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर से आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां पे सिर्फ और सिर्फ जराइम पेशा अफराद का रिकॉर्ड रखा जाता है, बड़ा सेंसिटिव मामला है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग आप पे असरअंदाज होने की कोशिश भी करते हैं। फिर उस रिकॉर्ड को आपका मेंटेन करना और उसमें रद्दोबदल ना करना, और जब कभी भी ज़रूरत पड़े उस रिकॉर्ड को सामने लेकर आना, और ये तमाम जब चीज़ें आप देखते हैं ना कि ये काम निभा रही है एक खातून ऑफिसर, तो फिर थोड़ा सा आपको हैरानगी भी होती है कि क्योंकि सेंसिटिव किस्म का काम है। तो ख़वातीन बिलाशुबा हमें हर शोबे में नज़र आ रही हैं, लेकिन पुलिस सर्विस के इस शोबे में हमारे साथ हमारी आज की मेहमान जो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो किस तरह से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर अकीला नकवी साहिबा ने ज्वाइन किया है, SP क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस लाहौर है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले ये बता दीजिएगा कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्रांच जो है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? क्राइम रिकॉर्ड ऑफिस है एग्जैक्ट जो डेजिग्नेशन है मेरी ब्रांच की, और इसमें हमारे पास जैसे आपने बताया कि क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड होता है। सो नॉट ओनली दिस ब्रांच कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द क्रिमिनल्स, जो भी क्रिमिनल्स लाहौर में और पंजाब में क्राइम करते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स हमारे पास जिनके सेव्ड हों, जिनकी तस्वीर सेव्ड हों, जिनके स्केचेस हों हमारे पास, तो वो हमारा रिकॉर्ड बनता जाता है। और साथ में हम फिर उनकी फैमिली डिटेल्स ले लेते हैं, जिसको फैमिली ट्री कहते हैं, कि कितने बहन भाई हैं और कौन कौन इन्वॉल्व है क्राइम में, अगर किसी गैंग का वो हिस्सा है तो उस गैंग की डिटेल्स, तो ये सब क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है बनता जाता है हमारे साथ पास। की भी कैटेगरी होती जी है? बिल्कुल। सो संगीन जराइम वाले अफराद का रिकॉर्ड भी आप लोगों के पास? जी जी बिल्कुल, हर तरह का, स्टार्टिंग फ्रॉम जिसको नकबजनी कहते हैं कि किसी बंद घर में से कोई सामान ले जाए, वहाँ से लेके डकैती तक, हर किस्म का जो क्राइम है, अगर उसका कोई एविडेंस सेव्ड है तो उसका रिकॉर्ड फिर मेरे ऑफिस में है। सही। सो ये रिकॉर्ड की मेंटेन का तरीक़ेकार क्या होता है? और फिर मुझे बताइएगा, जब जब इसकी ज़रूरत पड़े तो हमारा सिस्टम क्या इतना अपडेट है कि फौरी तौर पर आपने रिकॉर्ड निकाला और पेश कर दिया? जी बिल्कुल, अब 2016 ऑनवर्ड्स कंप्यूटराइजेशन हो गई है सिस्टम में। तो ना सिर्फ ये कि जो FIRs होती हैं वो कंप्यूटराइज्ड होती हैं, बल्कि आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलती जाती है, सो उसमें सब चीज़ें कंप्यूटर पर हम सेव करते हैं, सारी जो एविडेंस रिकॉर्ड होती है उस केस में। तो इससे ना सिर्फ वो केस कम्प्लीट होता है, बल्कि एक हमारे पास ऑन रिकॉर्ड भी चीज़ आ जाती है कि अगर 2016 में कोई वारदात हुई थी तो उसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं सिस्टम के थ्रू।
सेकेंडली ये कि अगर कोई नया कोई भी कहीं पर इंसिडेंट हो जाता है तो वहाँ से फॉर एग्जांपल हमारी टेक्निकल टीम जाती है वहाँ और एविडेंस कलेक्ट करती है और हमारे पास कोई फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। उन फिंगरप्रिंट्स को हम अपने डेटा से मैच करते हैं। मेरा जो ऑफिस है क्राइम रिकॉर्ड ऑफिस, इसमें मेरे पास आगे फर्दर बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, 11 सब ब्रांचेज़ हैं, जिसमें से कॉल्स को एनालाइज करने वाली ब्रांच अलग है, फिंगरप्रिंट्स की मैनुअल पिकअप वाली ब्रांच अलग है, फिंगरप्रिंट्स को एनालाइज करने वाली अलग है। और फोरेंसिक से भी जो तमाम डेटा आता है वो आप लोगों के जी पास बिल्कुल वो भी आता है और फिर हम उनके साथ इंटीग्रेटेड भी हैं, कुछ चीज़ें हम उनसे शेयर करते हैं, कुछ वो हमसे। नादरा के साथ हमारा लिंक है और हम उनसे भी अगर कोई। अच्छा, अब आप क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो आपसे बाखूबी अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि जराइम की सूरत हाल क्या है, मतलब संगीन नौयत के जो जराइम हैं क्या सिचुएशन देखती हैं आप, बढ़ते जा रहे हैं? इसमें यह है कि मीडिया में तो अक्सर ये हाइप रहती है कि बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड इसीलिए आपसे पूछा, आप ये तो ना कि मैंने तो इसलिए आपसे पूछा कि आप बता दें। ऑन ग्राउंड ये है कि बेहतर है सिचुएशन हमारे। अगर आप देखें कि अगर मैं सिर्फ अपने ऑफिस की बात करूं, क्योंकि हम डेटा प्रोवाइड करते हैं और जाहिर बात है जो डेटा हम देते हैं वो केसेस ट्रेस होते हैं, तो हम जनवरी से अप्रैल तक सिर्फ इन 4 महीनों में हमने 1,31,000 डिफरेंट तरह के डेटा दिए हैं, जिसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, जियो फेंसिंग है, कॉल की डिटेल है, फिंगरप्रिंट्स मैच हुए हैं, केसेस ट्रेस हुए हैं। सो अगर आप कहें कि जुर्म हो रहा है तो ट्रेस भी हो रहा है। बाकी जुर्म जो है मल्टी डायनामिक है, इट्स नॉट लाइक कि पुलिस काम नहीं कर रही तो जुर्म हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता है, बहुत सारी हमारे इन्फ्लेशन है, बहुत सारे लोगों में और तरह के टर्मोइल्स हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, तो जुर्म होता है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हर जगह होता है, लेकिन हमने ये देखना है कि हम उसको कैसे कर्ब कर सकते हैं, कैसे ट्रेस कर सकते हैं। सही। रिकॉर्ड मेंटेन करना बड़ा सेंसिटिव काम है, लोग तो असरअंदाज होने की कोशिश करते होंगे इसमें। हाँ जी, अक्सर ये होता है कि बहुत सारे बासर जी बिल्कुल, कुछ ऐसे जराइम होते हैं जैसे आप कह लें कि पतंगबाजी की FIR हो गई या किसी के ऊपर शराब का पर्चा हो गया, तो उनको होता है कि ये तो जी कोई ऑफेंस ही नहीं है तो हमारा नाम रिकॉर्ड से निकाल दें। हमने जी बाहर जाना है पढ़ने, या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको होता है कि अब हम डिग्रीज हम बाहर से करना चाह रहे हैं, वो अफेक्ट होंगी, तो वो चीज़ें हैं, वो इन्फ्लुएंस लोग करते हैं कि हमारा नाम निकाल दें, लेकिन ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ना हम ऐसा करते हैं और ना मैं ऐसा होने देती हूँ। क्योंकि जब एक दफ़ा एक सिस्टम है कि उसमें आपने जो भी क्राइम किया, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो सिस्टम पे आना है तो बस फिर आना है। सही। अब ये मुझे बता दीजिएगा, जिन केसेस के ट्रायल चल रहे होते हैं उनके रिकॉर्ड भी आपके पास होते हैं, सो उनको तो साथ साथ रिकॉर्ड चाहिए होता होगा, और जो उस रिकॉर्ड में अपडेट होती जाती है, जो लिस्ट मतलब अगर बार बार अदालत में पेशी हो रही है, कुछ नए नए इंकशाफात हो रहे हैं, तो वो चीज़ें भी सिस्टम में ऐड होती रहती हैं। जी जी बिल्कुल, जो भी उनका कोर्ट की प्रोग्रेशन है, मेरे पास लीगल DSPs हैं जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखते हैं, हमारे पास अमला है जो स्पेशली डिज़ाइंड है जो कोर्ट में जाने के लिए जो भी प्रोसीडिंग होती है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि अगर एक प्रोसीडिंग्स में अगर एक बंदे को अदालत कह देती है कि ये बेगुनाह है, तो या बरी कर देती है अदालत, तो वो उसकी बेगुनाही या बरियत हमारे ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अकीला नकवी साहब हमारे साथ हैं। सो मुझे ये बताइएगा, हम बात कर रहे थे कभी किसी ने असरअंदाज होने की कोशिश की और कभी आपको ऐसा लगा कि ये डिफ़िकल्ट जॉब है मेरे लिए, बीइंग अ वुमेन मुश्किल हो गया? बीइंग अ वुमेन तो मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है इस तरह के जॉब्स में से डॉक्टर है उसकी कोई जेंडर नहीं होती, लॉयर की कोई जेंडर नहीं है, इस तरह से पुलिस ऑफिसर की भी कोई जेंडर नहीं है। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम काम उसी तरह करते हैं जिस तरह आदमी करते हैं, एट टाइम शायद उनसे बेहतर भी कर लेते हैं। हाँ, यस, एग्री। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जेंडर का। सही, क्योंकि आपकी ड्यूटी की नेचर ऐसी है ना कि आपके पास है ही रिकॉर्ड बस जराइम पेशा अफराद का, तो समटाइम कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि आपको दबाव भी हो रहा होता है कि आप पे प्रेशराइज होने की कोशिश भी की जा रही होती है कि रिकॉर्ड में रद्दो बदल करें, कभी इस तरह का सामना भी हुआ? ये हो जाता है, लेकिन अगेन आपको स्टैंड लेना पड़ता है और हम लेते हैं। जिसका अगर हो गया, रिकॉर्ड पर आ गया और सही आया, तो उसको हम बिल्कुल नहीं एडिट करते, और अगर कभी किसी का गलती से आ जाए जो कि एरर्स हो जाते हैं, तो उसमें ज़रूर फिर हम प्रोसीड करते हैं। सही। सो कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि जो आपके पास समटाइम ऐसे होता है किसी शहरी पे कोई गलत इल्ज़ाम लग गया, अब उसका रिकॉर्ड तो मुरतब हो गया, फिर उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि उसकी हिस्ट्री को क्लियर किया जाए?
जी, इस तरह हो जाता है कि कई दफ़ा क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है लेकिन टाइपिंग तो हमारे अपने लड़के करते हैं। समटाइम्स एक आध डिजिट अगर आईडी कार्ड का गलत हो जाए तो उससे ये होता है कि कोई किसी और बंदे का आईडी कार्ड आ जाता है। तो जब वो कहीं अप्लाई करते हैं नौकरी के लिए या एजुकेशनल अपने पर्पज़ में, तो फिर पता चलता है उनको कि जी मेरे ऊपर तो ये FIR हुई भी है, सो दो कि उनका कोई ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता। तो उसमें ये प्रोसीजर है कि वो, बल्कि मैं पूरा बता देती हूँ ताकि अगर किसी ने अप्लाई करना है तो वो कर लें। तो उसमें फिर ये होता है कि एक सिंपल आपने एक एप्लीकेशन देनी होती है मेरे ऑफिस में, ठीक है, और उसमें ये या DIG ऑफिस में दे दें, वो भी फिर मुझे रेफ़र हो जाती है वहाँ से, और फिर ये है कि उसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और इंक्वायरी भी करवाई जाती है उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट जिन्होंने वो ID कार्ड यूज़ किया है, ताकि चेक किया जा सके कि जानबूझकर किया है या क्लरिकल एरर था, और अगर वो निकल आए कि जी जानबूझकर किया है तो दे आर डेफिनेटली पनिश्ड। सही जी, सही। मुझे ये बता दें कि क्योंकि अब आपके उससे मुतालिक तो हम ऑलमोस्ट चीज़ें पूछ चुके हैं, लेकिन मैं आपकी पुलिस सर्विस ज्वाइन करने का पूछना चाहूँगी कि आपने कैसे ज्वाइन की, और कभी ये फील हुआ कि ये इंतखाब मेरा जो था गलत था? नहीं, पुलिस मैंने बहुत शौक़ से ज्वाइन की है और मैं आज भी बहुत खुश हूँ इसमें, और मुझे लगता है कि अगर दोबारा मुझे चांस मिलेगा तो मैं पुलिस ही ज्वाइन करूँगी। एक तो ये कि एफिलिएशन जो यूनिफॉर्म के साथ आपको होती है वो किसी और सर्विस में नहीं है, और एक ग्रेस है, और एक काम बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल हर तरह की, आप देखिए बहुत सारे काम पाकिस्तान में ऐसे हैं जो पुलिस वालों के नहीं भी करने वाले, लेकिन हम वो भी करते हैं। सो एक तरह से मुझे लगता है कि आप बेस्ट सर्विस डिलीवरी कर सकते हैं अगर आप ऑनेस्ट हैं और आप वाकई में करना चाहते हैं। या बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल जाते हैं, जैसे आप देखें कि कई जगह पे कई दफ़ा रोड ब्लॉक हो जाती है, पुलिस वो भी खुलवा रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो भी हो रही है, तरावी पढ़ी जा रही है, पुलिस वो भी चेक कर रही है, कंडक्ट करवा रही है, मुहर्रम की ड्यूटी है, पुलिस वो भी कंडक्ट करवा रही है, क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, पुलिस मौजूद है। तो सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट फाइटिंग क्राइम और डिटेक्टिंग क्राइम, अब इसकी बहुत सारी इसमें चीज़ें एडअप होती जा रही हैं मुल्क की हालात की वजह से, और डायनामिक सर्विस है और बहुत सारे पॉइंट्स पर आपको सर्विस डिलीवरी का चांस मिलता है। वो ख़वातीन जो इस फील्ड का हिस्सा बनना चाहती हैं, एंड पर उनको मैसेज क्या देना चाहिए? मैं यही मैसेज दूंगी कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ज़रूर करे, और इसमें ऐसी कोई जेंडर वाली कोई बात नहीं है। शुरू में होती हैं, मुझे भी हुई, सबको होती हैं, लेकिन वो किसी भी प्रोफेशन में आपको होंगी। लेकिन अगर आप मेहनती हैं, काम जानते हैं, काम करना चाहते हैं, तो स्काई इज़ द लिमिट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। नाज़िम, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ईद कुर्बान की आमद है, और मुख्तलिफ इलाकों में तो हम देख रहे हैं, हालांकि इस पर पाबंदी है, लेकिन स्टिल मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि व्यापारी अपने जानवरों के साथ आ रहे हैं, भाव ताव का सिलसिला भी शुरू हो गया। लेकिन ख़रीदार अभी, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है और आपको जानवरों की देखभाल भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो मुझे लगता है अभी ख़रीदार उस तरह से जो है वो ख़रीदारी नहीं कर रहे, थोड़ा सा ईद करीब आने का इंतज़ार करें। लेकिन आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आपको कुर्बानी का जानवर कितनी कीमत में मिलेगा। सो आज का हमारा टॉपिक भी ये होगा, शहर की बड़ी मंडी शाहपुर कांझा के हवाले से थोड़े से हम डिस्कशन भी करेंगे कि वहाँ पे इंतज़ामात क्या क्या हैं और जानवरों के रेट क्या हो सकते हैं, क्या चल रहे हैं। हमारे मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है, तासीर अहमद साहब है, CEO पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे हम देख रहे हैं ईद करीब आ रही है, सो जानवर तो मुख्तलिफ इलाकों में नज़र आ रहे हैं। शाहपुर कांझा एक बड़ी मंडी है शहर की, सो वहाँ पर तैयारियाँ बताएं क्या चल रही हैं? मैडम, शाहपुर कांझा पंजाब की सबसे बड़ी कैटल मार्केट है, और लाहौर की भी जो मार्केट्स हैं 65% ऑफ द लोड शाहपुर कांझा उठाती है। इट्स यूनिक इन अ सेंस कि इट्स मार्केट ऑपरेटिव ईद से 20 दिन पहले ऑपरेटिव हो जाती है। सो 30th से ये ऑपरेटिव हो गई। तो देयर आर सम रेगुलर फीचर्स जो कि हमारे परमानेंट फीचर है वहाँ पे, जिसमें वाटर फॉर एनिमल्स, फॉर ह्यूमन, सिक्योरिटी, CCTV कैमरास, शेडिंग बाकी है। बट मैडम इस बार चूँकि हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कॉन्गो फीवर जो है उसके हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में रिपोर्ट हुए। बिल्कुल, और हमने माजी में भी देखा है कि ये केसेस रिपोर्ट होते रहे हैं, बहुत सारे लोग जानवर ले गए और उन्हें बाद में पता चला। जी, तो ये कि हम एंटीटिक स्प्रे और वो हर जानवर के ऊपर कर रहे हैं, और उसको हम इसलिए तासीर साहब, माजरत, कोई ऐसा SOP नहीं है कि जानवर मंडी में आने से पहले सारी उसकी हिस्ट्री ली जाए कि कोई ऐसा उसको ये बीमारी तो कोई नहीं है?
जी देखिए जी, इस तरफ हम मूव कर रहे हैं। ठीक है। एक्चुअली वर्ल्ड वाइड ट्रेसेबिलिटी का और टैगिंग सिस्टम का एक कल्चर है कि आपका एक टैग लगा होता है जिसको आप स्कैन करते हैं और आपके उस जानवर की हिस्ट्री आ जाती है। एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट। हमने लाइफ स्टॉक के साथ ताउन से हम साहिवाल में जो हमारी मिल्किंग एनिमल्स हैं उनको टैग कर रहे हैं। ये चूँकि सेक्रीफिशियल एनिमल्स होते हैं, कुर्बानी के जानवर होते हैं, तो इनको फिर वो टैग नहीं होता। बट वी हैव अ लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का वहाँ पे परमानेंट स्टाफ डिप्यूटेड है। वी हैव आवर ओन वीओज और हम एंटी टिक स्प्रे, क्योंकि ये जो वायरस होता है ये टिक के साथ होता है, तो इस पर इस बार हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। एंड जो अदर अरेंजमेंट्स हैं जिसमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, रेस्क्यू 1122 है, वेदर इज़ वेरी हार्श, पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, जो एल्डरली लोग हैं वो धूप की वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, नॉर्मली होता ये है कि हमेशा, क्योंकि हम तो वहाँ से रिपोर्ट करते रहते हैं, हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं और ऑलमोस्ट दिन में 2-3 दफ़ा वहाँ की लाइव सिचुएशन हम दिखाते हैं। सो व्यापारी हमेशा शिकायत करते हैं इंतजाम के हवाले से कि टेंट उस तरह से प्रोवाइड नहीं किए गए, पानी का इंतज़ाम बहुत दूर रखा गया है। सो इन शिकायत को मीट कैसे किया जाएगा? मेरा ख्याल है जी इस बार आप बात करेंगी तो आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। ये था कि हमने वहाँ पे जो इलीगल एक बॉटल नेक क्रिएट हो जाती थी जिसकी वजह से हमारी मुल्तान रोड चौक हो जाती थी, तो हमने वो बॉटल नेक रिमूव कर दी है। अब तो लोग जब अंदर आते हैं वो आधा किलोमीटर करते हैं, उसके बाद कहते हैं मंडी है कहाँ, क्योंकि उनको तो मुल्तान रोड से मंडी शुरू हो जाती थी। जी बिल्कुल। सो हमने ट्रैफिक के भी इस बार कोशिश की है कि वो जो 6-7 दिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो भी ना हो, ठीक है, ट्रैफिक भी चौक ना हो और अंदर मैक्सिमम जानवर अकोमोडेट हों। पार्किंग इस आप के रिपोर्टर बताएंगे कि पार्किंग की हमने बड़ी डिसेंट फैसिलिटीज़ रखी। एंड आई वाज आल्सो इन द कैटल मार्केट, कल रात में 2 बजे तक था, परसों भी 2 बजे तक था, एंड देयर वर फैमिलीज ऑल अराउंड। 2 बजे तक जब मुझे वहाँ पे बच्चे और फैमिलीज नज़र आई तो आई थॉट दैट हमने कुछ काम किया है। बिल्कुल। इन केस क्योंकि आगे मौसम जो आपके सामने प्री मॉनसून की प्रेडिक्शन भी है, सो क्या इंतजाम किए गए अगर बारिश हो जाती है? जी, हमने एक तो ये था कि चूँकि हमारी जो कैटल मार्केट है मुल्तान रोड से थोड़ी नीचे है, तो होता ही है कि मुल्तान रोड का पानी भी आ जाता था तो वो एक पॉन्ड बन जाता था। तो इस पर हमने स्पेशल ड्रेनेज नए कंस्ट्रक्ट किए जो कि ड्रेनेज सिस्टम पूरा बाहर का पानी अंदर नहीं आएगा। अंदर हमारे पास सकर मशीन्स हैं, पंप्स हैं निकालने के लिए। तो लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुई थी, बारिश हुई थी लोगों को, तो हमने उससे जो हमारा लर्निंग कर्व है इम्प्रूव हुआ और इंशाल्लाह ताला इस बार बारिश बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हो तो वो शायद उसके लिए आपको टाइम लग जाता है, बट आप देखें कल बारिश हुई है एंड हमारे कोई ऐसा सही। सो इसके हवाले से इंतजाम हैं कि हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। तासीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जिन लोगों ने शाहपुर कांझा मंडी में जाना है सो उनको हम बता दें कि जी कैसे वहाँ पर इंतजाम होंगे, शहरियों की सहूलत के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं सफाई से रिलेटेड अगर कोई हो फिर जेब कतरे बड़े एक्टिव होते हैं, ये शिकायत भी आती है मंडी से। जी बिल्कुल, शहरियों के लिए अव्वल तो हमने इस बार उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, पार्किंग, सिक्योरिटी, वॉशरूम्स, जी, वाटर, ये इसका तो वहाँ पे इंतज़ाम बहुत बेहतर है। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट 100,000 पीपल, 1 लाख आदमी, बिलियंस ऑफ रुपीस का एक्सचेंज, तो जहाँ पे ये होगा वहाँ पे जाहिर है वो एलिमेंट भी आ जाते हैं। तो एक दफ़ा हमने इस बार इसको एक गेट्स लगा दिए आउट पे, हमारी एक और एग्ज़िट था वो जो ओपन था। सेकंड, पुलिस का हमारी ड्यूटी है, एस्कॉर्ट है, वो भी बैठे हुए हैं। फिर अनाउंसमेंट्स हैं रेगुलर, हमने 3 जगह पे साउंड सिस्टम लगाया, क्योंकि बच्चे साथ जाते हैं। सम टाइम ये होता है कि रश में बच्चे इधर उधर हो जाते हैं। बच्चों का तो हम वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। ठीक है। हमने अपना स्टाफ मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर डिप्यूट किया हुआ है कि बच्चों पे और ख़वातीन जो जा रही हैं उनको तो हम मैक्सिमम हमारी उन पर फोकस है कि उनको हम कंफर्ट दें ताकि इट्स काइंड ऑफ अ फैमिली एक अफेयर बने। और ईद है और फैमिली। एंड फिर हमारी सर्वेलेंस है, हमने 18 CCTV कैमरास हैं मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर। हमारे PTC कैमरास हैं जो घूम रहे हैं, उसकी 15 डेज़ की रिकॉर्डिंग है। ठीक है। और वो मेरे इस फ़ोन पे भी अवेलेबल है, मैं भी देख रहा हूँ इस वक्त उनको। तो उससे हमने बेशुमार केसेस ट्रेस किए। लोग नशावर चीज़ दे देते हैं, एक बिस्किट खिला देते हैं, बंदा हो जाता है। तो ये वाक़यात होते हैं, अभी तक ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ।
सही। और इंशाल्लाह ताला कोशिश ये है कि इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। सही जी, हम भी दुआगो हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो शहरियों से ये कहना चाहूँगा कि जी हमसे ताउन करें। हमने पार्किंग की एक एम्पल स्पेस बनाई है और पार्किंग के लिए हमसे ताउन करने की जगह पर खड़ा करें, और हर फैसिलिटी वहाँ पे है। ओवर चार्जिंग की कोई कंप्लेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्टर की कंप्लेंट है, कोई हमारी है, तो हमारे ऑफिस वहाँ पे हैं और वी आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक। अच्छा, ई केटल मार्केट की सहूलत भी आप देने जा रहे हैं, प्लीज उस पर भी रोशनी डाल दीजिए। जी हमने जी ई केटल मार्केट, चूँकि अभी फिजिकल केटल मार्केट्स तो हमारी थी, बट नाउ इट्स नॉट कम्पिटिटिव। ये तो कम्पिटिटिव नेसेसिटी है कि हम उसकी तरफ जाएं, और पेट्रोल की प्राइसेस और बाकी चीज़ें और जाना आना और हार्श वेदर, तो वो हमने लॉन्च किया और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है जी। इस वक्त तक हमारी 20,000 डाउनलोड्स हैं हमारे, उसके ऊपर बेशुमार सेल परचेज जो है वो स्टार्ट हो गई है विद इन 3-4 डेज, और रिस्पांस जो है ये हमारे चेयरमैन है उनका विजन था। तो मैं अक्सर मीटिंग में भी यही कहता हूँ कि जी बाकी का तो मैं क्रेडिट चले थोड़ा बहुत ले लेता हूँ, तो इसका मेजर क्रेडिट हमारे चेयरमैन जो है उनको जाता है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।